हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड 2024 के ऑफिशियल पेपर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अ फंक्शन f इज़ डिफाइंड f सच दैट r प्लस टू आर वेयर r प्लस इज़ द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जा रहा है जो कि r प्लस है, यानी कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स के सेट से सारे रियल नंबर के सेट r पर एक फंक्शन बनाया जा रहा है जिसको कि डिफाइन किया जा रहा है 4x प्लस 3 से। तो आपको चेक करना है कि ये 1 1 है कि ऑन टू है कि दोनों है कि नहीं है, जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं 4x प्लस 3 1 1 है कि नहीं। तो बेसिकली 1 1 का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर दो एलिमेंट्स अलग अलग हैं तो उनके इमेज भी अलग अलग ही हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे कि इन दोनों इमेज को इक्वल मान लेंगे, यानी सपोज 4x2 प्लस 3 इक्वल्स 4x1 प्लस 3, मतलब दो अलग अलग x1 x2 के इमेजेस को हमने इक्वल मान लिया और इसको सॉल्व करके हम लोगों ने ये दिखा दिया कि x2 और x1 भी इक्वल आ रहा है। ठीक है, आप इसको ट्रांसफ़र करके सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है। ठीक है, अब ऑन टू के लिए क्या होता है कि ऑन टू के लिए आपको ये चेक करना होता है कि इसके जो ये रेंज या कोडोमेन, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट अगर है जो किसी का इमेज नहीं है तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। अगर इसमें कुछ एलिमेंट बच जा रहा है जो किसी का इमेज नहीं है तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स रियल नंबर के सेट में बच जा रहे हैं जो कि 4x प्लस 3 के इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि r हमेशा हमको पॉजिटिव ही लेना है, यानी r प्लस जो x है वो हमेशा पॉजिटिव ही। तो आप इमेजिन करिए कि 4x प्लस 3 अगर -8 है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो हम -8 ले सकते हैं, -8 -5 -6 कुछ भी ले सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने से हमको x की वैल्यू जो मिल रही है वो बेसिकली नेगेटिव मिल रही है। ठीक है, x की वैल्यू -11/4, तो ये तो नेगेटिव है। इसका मतलब ये जो कि यहाँ पर है नहीं इस सेट में, इसका मतलब कि ये जो x है -11/4 वो इस सेट में लाई ही नहीं करता है, और इसका मतलब ये हो गया कि -8 यहाँ पर किसी का इमेज नहीं है। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब यही हो गया। ऐसे आप कोई भी नेगेटिव नंबर को ले करके दिखा देंगे कि वो किसी 4x प्लस 3 के इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि अगर सारा रियल नंबर किसी न किसी का इमेज होना चाहिए तब यह ऑन टू होता। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इमेज यहाँ पर रियल नंबर दिख रहे हैं जो कि ऑन टू, मतलब जो किसी के इमेज नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। तो 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स में अगर 36 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स कैसे होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली ऑर्डर मतलब m क्रॉस n जो आप लिखते हो, जैसे m रोज़ और कॉलम बना करके, तो यही ऑर्डर कहलाता है। m इंटू n को ऑर्डर कहते हैं। तो अगर 36 एलिमेंट्स हो टोटल, ठीक है, यानी कि आप 36 को अगर प्रोडक्ट करके देखो तो कैसे कैसे अरेंज कर सकते हो। आप 36 इंटू 1 में बना सकते हो, यानी इतने रो एक कॉलम, और उसके बाद अगर आप इसको 18 इंटू 2 करो, 18 रो 2 कॉलम, और फिर 9 इंटू 4 करो तब भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, 12 इंटू 3 करो तब भी मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप जितने पेयर्स पॉसिबल बना सकते हो वही आपके ऑर्डर्स में जाएंगे। तो 1 2 3 4, ये 4 हो गए। उसके अलावा और कौन से हैं जो कि हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो देखा जाए इस इन सब का रेसिप्रोकल तो होगा ही। ठीक है, 12 3 जा 36 होता है, उसके बाद 13 14, ठीक है, 8 है, 8 से नहीं 6 से बन सकता है, 6 से बन सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये 5 हो गए, 5 पेयर्स हमको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इन सब का रेसिप्रोकल भी पॉसिबल होगा, यानी कि रो और कॉलम हम चेंज अगर कर दे तो वो भी ऑर्डर बन सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल कितने आ रहे हैं काउंट करके देखिए, ये टोटल, ठीक है, कितने मिल गए, यहाँ से 3 2 5, यहाँ से 4, यहाँ से 9। ठीक है, क्योंकि ये 6 और 6 को अगर आप चेंज करोगे तो फिर तो वही मिलेगा, तो कोई मतलब है नहीं इसका। ठीक है, यानी कि टोटल 9 ऑर्डर्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फंक्शन। तो ये यहाँ पे बेसिकली एक फंक्शन दिया हुआ है और आपको चेक करना है कि ये कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस है। तो अगर देखिए ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है 0 से, अगर जीरो पर देखा जाए तो बेसिकली फंक्शन की वैल्यू 1 है, बाकी 0 से पहले 0 के बाद
और सारे नंबर्स पर ये x² + 3 है। तो इसका मतलब 0 ही डाउटफुल पॉइंट है। तो एक बार ही हम लोग 0 पर लिमिट ज़रा चेक कर लिया जाए। तो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या यहाँ पर 0 - h² पुट करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और +3। तो ये कुल मिलाकर के -h² + 3 आएगा। लास्ट में अगर आप 0 पुट करेंगे h की वैल्यू तो आपको मिल रही है 3। तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो 3 मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 हो गया। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट के लिए आप चेक करेंगे तो राइट हैंड लिमिट 0 + h रखेंगे, 0 + h², ठीक है, लिमिट h → 0 पर चलेगा। तो राइट हैंड लिमिट भी आपको 3 मिल गई, लेकिन उस पॉइंट पर वैल्यू यानी 0 पर वैल्यू वो तो 1 है। तो कंटिन्यूटी का रूल क्या है कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए, और उस पॉइंट पर वैल्यू भी बराबर होना चाहिए। जब ये तीनों होता है तभी वो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। और उसके अलावा सारे पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि x² + 3 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो 0 पर ही केवल नहीं है, बाकी सब पर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? इसमें आपको दिख रहा है कि सारे रियल नंबर के लिए नहीं, 0 के लिए तो नहीं हुआ, यहाँ पर कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन डिफरेंशिएबल भी है ना। तो इसलिए हम थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे। तो ये सभी रियल नंबर्स -0, अगर 0 हटा देंगे तो सब पे कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जाएगा, 0 के अलावा सब पे, ठीक है। बस ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ फंक्शन बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन a to b एंड डिफरेंशिएबल, तो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब क्या होता है कि फंक्शन हमेशा लगातार इंक्रीज कर रहा होगा, कहीं पर भी ये फ्लैट नहीं होगा, ठीक है, या डिक्रीज नहीं होगा। तो इसमें इस कंडीशन में डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में आपने पढ़ा होगा कि डेरिवेटिव कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा तो वो हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। एंड पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करते हैं। अगर डोमेन a to b क्लोज है तो इसका मतलब a से b पर ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, तो वो फंक्शन कहलाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है, इन दोनों को इक्वल दे रखा है, इससे आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है कि मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप इक्वल करेंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब इस पर फोकस करिए जो आपको सॉल्व करना है। यहाँ से 24 कॉमन ले सकते हैं तो ये 1/x + 1/y बन जाएगा। बाद में इसको सिंप्लीफाई करने से y + x/xy एलसीएम लेकर के, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप रख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे x और y आपको अलग अलग नहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है, उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेसिकली आपको सीधा यहाँ से 8 3 = 20, 3 6 = 18 मिल जा रहा है, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन है डेफिनिट इंटीग्रल। तो डेफिनिट इंटीग्रल में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हेल्प से आप बड़े बड़े डेफिनिट इंटीग्रल को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें एक ये भी प्रॉपर्टी है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके x में माइनस कर दो उसमें से, ठीक है, यानी a + b - x, तो भी वही इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। और ये है कि एक वेक्टर है a और b यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है, उनके बीच में एंगल दे रखा है थीटा है, और ऐसे थीटा है कि sin थीटा 3/5 है, ठीक है, यानी कि sin थीटा की वैल्यू दे रखा है। a.b आपसे पूछ रहा है, तो a.b अगर a और b वेक्टर हैं तो a.b का भी फार्मूला a b cos थीटा ही होगा, यानी कि a का मॉड इंटू b का मॉड इंटू cos थीटा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर है तो इनके मॉड 1 1 होंगे, और cos थीटा तो हमको दिया नहीं है लेकिन sin थीटा दिया है, sin थीटा दिया है तो यहाँ से आप cos थीटा निकाल सकते हैं 1 - sin² थीटा करके, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो कुल मिला करके इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 5² - 3² बेसिकली 4, तो +-4/5, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है, +-4/5, तो +-4/5 हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी, रूट से बाहर निकालेंगे तो, ठीक है, बस यही आंसर है। उसके बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 8 में कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कब फाइंड करना होता है? जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म में हो। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। और लीनियर मतलब इस तरीके का जो जिसको कि हम लोग dy/dx + px py = q, अगर y में लीनियर बना रहे हैं तो, और x में बनाते हैं तो dx/dy + px, यानी और p और q यहाँ पर x के फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसा ये है, इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? 1 - x² से डिवाइड कर दीजिए तो ये बन जाएगा dy/dx + xy/1 - x², ठीक है, और उसके बाद ax/1
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन से, तो आपको जो p की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो p की वैल्यू मिल गई आपको वो मिल गई x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लीनियर डिफरेंशियल का होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। तो इसका मतलब आपको p dx इंटीग्रेशन पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग p dx इंटीग्रेशन सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, फिर e का पावर लगा देंगे। तो p की वैल्यू हो गई x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स ये सॉल्व करना बहुत आसान है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो माइनस 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी होगा, और यही आपको पुट करना है, या फिर x डी एक्स यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस 1/2 डी टी, ठीक है। तो ये माइनस 1/2 डी टी हो गया सब्स्टिट्यूशन के बाद, तो माइनस बाहर कर दिया हमने, 1/2 इधर लिख दिया, डी टी यहाँ लिख दिया अपॉन टी, ठीक है। तो कुल मिला करके ये 1/2t हो गया, ठीक है, माइनस बाहर में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/2 बाहर ले सकते हैं, और 1/t dt का इंटीग्रेशन होता है log t, ठीक है, यानी log t। तो t हमने जो माना था हम डायरेक्ट वही लिख देंगे, यानी माइनस 1/2 log t बेसिकली हमने माना था कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही हो गया आपका फाइनल, ठीक है। अब इस माइनस 1/2 को जब इधर भेजेंगे तो ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर माइनस 1/2 आएगा, तो जिसको नीचे भेज के ये कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला करके e के पावर में log के अंदर इतना आ रहा है, और आपको पता है कि e के पावर में log के अंदर कुछ भी होता है, ठीक है, कुछ भी हो तो ये पूरा का पूरा वैल्यू उतना ही आता है, ठीक है, जो पावर में, जो log के अंदर होता है e के पावर में, क्योंकि यहाँ पे भी बेस e होता है इसलिए। तो यहाँ से आपको मिल गया कि e टू द पावर log ऑफ अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू कुल मिला करके 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगी, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइंस, तो बेसिकली लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस दे रखा है। तो डायरेक्शन कोसाइंस का एक प्रॉपर्टी है जो कि तीनों डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर अगर हम सम करते हैं तो वो 1 के इक्वल आता है, ठीक है। यही आपको यहाँ यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों का स्क्वायर जब पुट करेंगे तो डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं, एक का स्क्वायर करके 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि सेम है तो ये 1 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल गई, स्क्वायर, तो k की वैल्यू मिल गई, यहाँ से देखिए k की वैल्यू k स्क्वायर 1/9, तो बेसिकली k की वैल्यू प्लस माइनस 1/3 मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम डील्स विथ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ए एन। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम किसका ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, लीनियर फंक्शन का ही करती है। जैसे आपने देखा होगा कि सारे के सारे फंक्शन उसमें एक्स वाई के कॉम्बिनेशन में ही रहते हैं, एक्स प्लस वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, मतलब जो भी रहता है वो लीनियर रहता है, उसमें एक्स और वाई का पावर एक से ज़्यादा नहीं होता है, ना ही एक्सपोनेंशियल होता है, ना ही क्वाड्रेटिक, ना ही लॉगरिथमिक। अब बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि पी ए गिवन बी इज इक्वल टू पी ए नॉट गिवन बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर एक थ्योरम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, जो कि ए गिवन बी अगर हम ए नॉट गिवन बी से रिलेट करना चाहे तो वो होती है 1 माइनस पी ए नॉट गिवन बी, ठीक है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, ये कोई बहुत अलग से थ्योरम नहीं है। इसको अगर आप ऐसे सोचे कि देखिए लॉजिकली अगर सोचे तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी अंडर द गिवन कंडीशन प्लस ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अंडर द गिवन कंडीशन, ये दोनों 1 ही तो होना चाहिए, क्योंकि ए या तो होगा या तो नहीं होगा अगर बी गिवन है तो, इसलिए यहाँ से ये थ्योरम मिल रहा है। तो इसका मतलब अगर दोनों इक्वल है तो दोनों हाफ हाफ होंगे, क्योंकि दोनों का सम 1/2 है, ठीक है। तो एक तो आप ये भी कर सकते हो, या फिर यहीं से ट्रांसफ़र करके निकालोगे, दोनों की वैल्यू 1/2 के इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये 1/2 मिल गया। अब आपको बेसिकली फाइंड क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो देखिए एक और रिलेशन यूज करेंगे, इंटरसेक्शन, क्योंकि हमको ऑप्शन में दिख रहा है, तो हम लोग ये भी जानते हैं कि पी ए गिवन बी इज इक्वल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये भी तो रूल होता है कंडीशनल प्रॉपर्टी का, एक्चुअल में यही डिफिनीशन ही है। चाहे आप यहाँ नंबर लिखो चाहे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि नंबर बेसिकली बाद में प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ मिल गया। अब ये 1/2 है तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो कुल मिला करके हो गया 1/2 टाइम्स ऑफ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इट विल बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, एक ही ऑप्शन, ये ऑप्शन है, ठीक है, ये आपको मिल गया। उसके बाद है कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो बेसिकली इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए, ठीक है, फिर माइनस करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ये काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा,
देखिए जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन करेंगे तो बेसिकली ये फार्मूला बन रहा है किसी का, ठीक है, क्यूब में किसी का फार्मूला है। ध्यान से आप देखिए, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो कुल मिला के वन को वन स्क्वायर लिख दिया हमने, तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेसिकली ये किसका फार्मूला है, ये कोई तो फार्मूला है, ठीक है। अब आप लोग बताइए, तो यहाँ से आपको मिल गया कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ठीक है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। इसी तरीके से इसको जब चेक करेंगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपको मिलेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ठीक है। तो कुल मिला करके जब आप चेक करेंगे तो ए क्यूब कट जाएगा, ठीक है, ए क्यूब माइनस ए क्यूब बी क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, तो 0 आ रहा है, ठीक है। हाँ, एक बार और चेक कर लीजिए, एक्स क्यूब प्लस वन हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो फिर देखिए क्या होगा कि एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स क्यूब प्लस वन, तो बेसिकली 2 मिलेगा, ठीक है, 2 मिलेगा, इसका आंसर 2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस बी क्यूब तो 2 बी क्यूब, यही आंसर है 2, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इक्वल्स रूट पाई, तो साइन एक्स स्क्वायर को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर क्या आएगा, ठीक है। चेन रूल लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये फंक्शन एक्स का है, तो पहले कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर का फिर करेंगे 2x, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, बस आपको लास्ट में पुट करना है रूट पाई। तो कॉस एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर यानी कि रूट पाई का स्क्वायर पुट करेंगे तो कॉस पाई आएगा, कॉस पाई मतलब कॉस पाई माइनस जीरो कॉस जीरो, यानी कि ये आपको, हाँ, कॉस पाई माइनस जीरो क्या होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जाएगा, तो माइनस कॉस जीरो, यानी कि ये -1 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कुल मिला करके -1 आएगा, और 2 अंडर रूट पाई, एक्स के जगह लास्ट में पाई रखेंगे, ठीक है, तो -2 रूट पाई ये आंसर आएगा, ठीक है। ये कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस जीरो से, ठीक है। और उसके बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर और डिग्री पूछा है, तो सभी लोग बताएंगे, क्योंकि ये इसमें सेकेंड ऑर्डर सबसे हाईएस्ट दिख रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर 2 हो गया, और इसी का पावर चेक करेंगे तो ये 1 है, तो 2 और 1 हो गया, ठीक है। तो ऑर्डर और डिग्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर फ्री का आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए वेक्टर विथ टर्मिनल पॉइंट दिस एंड इनिशियल पॉइंट दिस, तो आपको पता है कि कोई भी टर्मिनल पॉइंट जैसे फाइनल पॉइंट को बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो जब भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आपको वेक्टर निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है हमेशा, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि अगर ओ ओरिजिन है, ए कोई पोजीशन वेक्टर है, तो वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू यहाँ से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ओ को अगर ओरिजिन मानेंगे तो डायरेक्टली मिल जाएगा, लेकिन अगर ये ए भी मानेंगे तो ए बी इज इक्वल टू हो जाता है ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो बस आपको इसमें से इसको माइनस करके वेक्टर फॉर्म में लिख देना है, तो 3 - 2, ठीक है, अच्छा सॉरी, ये इनिशियल पोजीशन ये फाइनल, तो 2 - 3 यानी कि 2 - 3 यहाँ से आई कैप मिल जाएगा, और -3 + 4 हो जाएगा जब माइनस करेंगे तो, और 5 - 7 कितना हो जाएगा, 5 - 7। तो यहाँ से आपको माइनस आई कैप मिल गया, यहाँ से आपको जे कैप मिल गया, और यहाँ से -2 के कैप मिल गया, ठीक है। बस यही आंसर है, माइनस आई कैप माइनस जे कैप -2 के कैप, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए बी सी फ्रॉम वाई एक्सिस, तो एक पॉइंट है 3D में ए बी सी, जिसको कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। तो बेसिकली देखो, अगर आप 3D पिक्चर इमेजिन करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, अब इसमें कोई पॉइंट कहीं पे है जो कि ए बी सी है, ठीक है, यानी इसको आप 3D में इमेजिन करोगे, तो इसका आपको वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। अब वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो वाई एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट इमेजिन कर लो जो कि इसी के एकदम पैरेलल हो, यानी कि यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालोगे आप वाई एक्सिस पर, तो इस पॉइंट जो वाई एक्सिस पर कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे एक्स और जेड 0 होते हैं, एक्स और जेड 0 होते हैं, और एग्जैक्टली इतने ही डिस्टेंस पर अगर आप चेक करोगे जितना कि इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट में है, तो वो कितना है, बी है। इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 भी 0 ले लोगे। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में आप डिस्टेंस निकाल लो, वही है वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस। तो इसका अगर आप 0 b 0 से डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा, रूट ऑफ a - 0 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ b - b स्क्वायर, ठीक है, प्लस रूट ऑफ c - 0 स्क्वायर, तो यही आपको रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मिलेगा, ठीक है।
ये इस तरीके से होगा। और भी अगर आप इसको ज़्यादा सोचना समझना चाहते हो तो इसको 3D में थोड़ा सा पिक्चर इमेजिन करना पड़ेगा कि ये हमने ये पॉइंट क्यों लिया है, ठीक है। अगर आप इसको और कोई तरीके से ढूंढना चाहोगे तो फिर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। लाइन वाई एक्सिस को इमेजिन करके एक पॉइंट से वो फार्मूला लगा के भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बहुत लंबा होगा, उससे अच्छा है कि आप ऐसे करो, ठीक है। उसके बाद ये नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टेंट्स, ये तो इसमें कुछ क्या है, लाइंस दिए हुए हैं यानी कि रीजन दिए हुए हैं। तो x ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो बेसिकली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, ये सारे वैल्यूज़। और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी इधर से जब चलेंगे आप, तो 2 तो अभी तक बाउंडेशन बनाए। और तीसरा है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो जब आप x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इसको जब प्लॉट करोगे तो क्या मिलेगा, तो पहले x प्लस वाई इक्वल टू 4 को जरा प्लॉट करिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 4, यानी स्लोप -1 हो, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट 4 हो। तो ऐसा ग्राफ कैसा बनेगा, ये कुछ इस तरीके से, स्लोप -1 y एक्सिस पे इंटरसेप्ट, ये कुछ इस तरीके का रीजन बनेगा, ठीक है। ये अब इसमें तो x ग्रेटर देन 0 पहले से चल रहा था, y ग्रेटर देन 0 पहले से चल रहा था, अब ये भी ग्रेटर देन 4 कर दिया, यानी कि इस साइड में चल रहा है। तो इस साइड में जब आप चलेंगे तो आप देखिए कौन से 2 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं जो कि तीनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यही 2 पॉइंट मिला, यानी कि 2 ही पॉइंट आपको मिल रहे हैं जो कि बाउंडेड बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स है वो यही बना रहे हैं। बेसिकली ये अनबाउंडेड हो गया क्योंकि ये एक्स वाई का वैल्यू हमेशा ग्रेटर में चल रहा है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि ए एंड बी आर 2 नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी स्क्वायर मैट्रिक्स का कब मिलता है, जब आप उसी मैट्रिक्स का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, ठीक है। बेसिकली मैट्रिक्स के लिए आपको ये याद रखना है कि ए स्क्वायर का मतलब ये है कि मैट्रिक्स का उसी के साथ उसी ऑर्डर में डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। ये जैसे आप करते हो रो बाई कॉलम से, तो इसका मतलब कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, तभी मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स एक्चुअल में वेक्टर ही होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि लीनियर अलजेब्रा में आप ही हायर मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे। तो ये ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी होता है, यानी कि अगर आप इसको राइट से डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करो तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, ठीक है, फिर इसका इसमें करोगे तो प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी मिलेगा, ठीक है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, जो कि कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ए स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, बी स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, मतलब कुल मिलाकर आपको लास्ट में ये मिलेगा कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए इक्वल्स टू 0 ये मिलेगा। अब इसका मतलब तो यही हो गया कि ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी डॉट ए, दोनों साइड आप माइनस बी ए करेंगे, ठीक है, माइनस बी ए करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इधर माइनस बी ए, यानी कि ये ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें गलती क्या करते हैं, अगर आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर देते हो तो वहीं पर गलती हो जाएगा, क्योंकि फिर तो आपको 2ab इज इक्वल टू 0 मिलेगा, यानी ab इज इक्वल टू 0 लगाओगे, ठीक है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये स्क्वायर्स नंबर्स के लिए फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नंबर्स के लिए, मैट्रिक्स के लिए नहीं। मैट्रिक्स के लिए आपको मल्टीप्लाई करके तब चलना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, बाकी उसके बाद और भी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आने वाले वीडियोज़ में। सो थैंक यू वेरी मच।